जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकात्मक प्रणाली और संघात्मक प्रणाली। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आज इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो हमारा जो चल रहा था, ये जो सेशन चल रहा था शासन प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली, तो इसमें मैंने आपको इसको मैंने केंद्र और प्रांत के आधार पर 3 अलग अलग पार्ट में बांटा था मैंने। एक हो गया परिसंघात्मक, दूसरा हो गया एकात्मक, तीसरा हो गया संघात्मक। तो परिसंघात्मक क्या है, इसके पिछले सेशन में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आज के इस सेशन में एकात्मक प्रणाली और संघात्मक प्रणाली। देखो, इसके पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था परिसंघात्मक प्रणाली, लेकिन उसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब मैं एकात्मक आपको पढ़ाऊंगा और संघात्मक पढ़ाऊंगा तो दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ना होता है, दोनों में अंतर मतलब देखना पड़ता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो एकात्मक प्रणाली में क्या अंतर है और संघात्मक प्रणाली में क्या अंतर है, तो इन दोनों को रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। तो आज इसी सेशन में हम लोग देखेंगे एकात्मक प्रणाली क्या है। इसको यूनिटरी सिस्टम बोला जाता है, इंग्लिश में लिख लेना अगर लिखना। सिस्टम अगर इंग्लिश में लिखना है तो ब्रैकेट में करके लिख लेना, है ना, यूनिटरी सिस्टम। तो आज हम लोग देखने वाले एकात्मक प्रणाली। देखो, ये शासन प्रणाली या बोलिए राजनीतिक प्रणाली, इसी का अंग होता है एकात्मक प्रणाली। तो पहले संघात्मक हम लोग कंप्लीट हो गया, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्फेडरल सिस्टम, है ना, कॉन्फेडरल सिस्टम। तो आज हम लोग देखने वाले एकात्मक प्रणाली, यूनिटरी सिस्टम और संघात्मक प्रणाली। संघात्मक प्रणाली को बोला जाता है फेडरल सिस्टम। तो देखो, एकात्मक प्रणाली किसे कहते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो, एकात्मक प्रणाली अर्थात यूनिटरी सिस्टम, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिटरी सिस्टम। तो एकात्मक प्रणाली किसे कहते हैं, तो इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र के लिए केवल एक ही सरकार होता है ना। मैंने क्या होता है आपको कि देखो वर्ड से ही पता चल रहा है एकात्मक, अगर इसको तोड़ने की कोशिश करो तो एकात्मक, है ना, एक सरकार। तो इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र के लिए अर्थात पूरे संपूर्ण देश के लिए एक ही सरकार काम करती है ना, शासन करती है। केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका या विधायिका हो सकती है, तो जो एक ही सरकार काम करती है, केंद्र स्तर पर कार्य करती है, चाहे वो विधायिका हो सकती है, विधायिका के रूप में कार्य कर सकती है, कार्यपालिका के रूप में कार्य कर सकती है। तो जो केवल एक ही सरकार होती है, जो केंद्र स्तर पर होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एकात्मक सरकार बोलेंगे। और देखो, इस ऐसी देश में ऐसी प्रणाली छोटे देश में, देखो क्या कह रहा है, ऐसे देश में छोटी प्रशासनिक इकाइयां होती है किंतु वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या कहने का मतलब हो गया, तो देखो फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए देश है ना, ये एक प्रकार का क्षेत्रफल है, ये कंट्री है, इसमें कैसी प्रणाली, एकात्मक प्रणाली है, एकात्मक प्रणाली है। तो इसमें जब भी रहेगा तो एक सरकार रहेगा, है ना, एक सरकार रहेगा, और भी केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर। लेकिन अगर केंद्र सरकार जो है वहां पर जो कार्यपालिका हो जाए या विधायिका हो गई, कोई भी अगर कार्यपालिका है या विधायिका है, वो केंद्र सरकार है। अगर केंद्र सरकार अगर चाहेगी इकाई के रूप में अर्थात स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कह लीजिए या राज्य सरकार कह लीजिए, राज्य सरकार कहना उचित नहीं होगा यहाँ पर, प्रांत की सरकारें कह लीजिए, प्रांत सरकार, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। तो प्रांत सरकार हो गई या स्थानीय सरकार होगी। ये कब संभव होगा, जब केंद्र सरकार चाहेगी कि हमारा ये प्रतिनिधित्व यहाँ हमारा नहीं हो पा रहा है, जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है। हालांकि एकात्मक में है ना, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है, कम एरिया वाले में किया जाता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की इच्छा है प्रांत सरकार का निर्माण किया जाए, स्थानीय सरकार का निर्माण किया जाए, अगर केंद्र सरकार इच्छा रहेगी तो केंद्र सरकार बनाया जाएगा, और प्रांत सरकार बनाया जाएगा, स्थानीय सरकार बनाया जाएगा। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि ऐसे देश में छोटी प्रशासनिक इकाई अर्थात प्रांत लेवल पर, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट लेवल पर प्रशासनिक इकाई होती है, किंतु वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही काम करती है। अब देखो, केंद्र सरकार ने उसके बनाया प्रांत का निर्माण या स्थानीय सरकार का निर्माण केंद्र सरकार ने बनाया। जब केंद्र सरकार ने बनाया तो किसके अंडर में काम करेगी, किसके तहत काम करेगी, किसके नियम कानून को मानेगी, केंद्र सरकार का ही। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है। केंद्र सरकार यदि चाहे अपनी इच्छा से स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर सकती है। देखो क्या कह रहा है, केंद्र सरकार यदि चाहे अपनी इच्छा से, अगर केंद्र सरकार अगर चाहेगी अपनी इच्छा से, तो स्थानीय स्तर पर अर्थात लोकल गवर्नमेंट पे, प्रांत लेवल पर, स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर सकती है। ये जो शब्द आया विकेंद्रीकरण, देखो एक होता है केंद्रीकरण, बोले कि केंद्रित करो, है ना, केंद्रित करो, एक होता है विकेंद्रित करो। तो विकेंद्रित करो का मतलब हो जाता है कि शक्ति को फैलाओ, राजनीति को फैलाओ, है ना, शक्ति को फैलाओ, राजनीति को फैलाओ। और केंद्रित में होता है एक ही जगह स्थिर। तो हमारी जो केंद्र सरकार है, अगर एक ही जगह सरकार है तो इसको बोला जाता है सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब कि सत्ता का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। एक व्यक्ति के पास, एक संस्था के पास शक्ति आ गई तो उसे बोलेंगे केंद्रीकरण। लेकिन जब शक्ति को फैलाई जाती है, सत्ता को फैलाई जाती है, तो उसे बोला जाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में शक्तियों को फैलाना। तो क्या करें, यदि सरकार चाहे, कौन सी सरकार, केंद्र सरकार, यदि केंद्र सरकार चाहे अपनी इच्छा से स्थानीय स्तर पर, लोकल गवर्नमेंट पर, है ना, प्रांत सरकार पर
थोड़ा बहुत राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर सकती है। अर्थात अगर वो उसकी इच्छा है ना, उसके अंदर से इच्छा है और वो चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि प्रांत का निर्माण हो, प्रांत सरकार का निर्माण हो, स्थानीय सरकार का निर्माण हो, इंग्लिश में बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट। अगर वो केंद्र सरकार चाहेगी कि लोकल गवर्नमेंट को बनाना है तो क्या करेगी, राजनीतिक विकेंद्रीकरण करेगी, अर्थात वो शक्तियों को विभाजित करेगी, शक्तियों को देगी, है ना। विकेंद्रीकरण में शक्तियों को विभाजित करेगी, देगी शक्ति, किसको देगी, प्रांत सरकार को देगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, वो विकेंद्रीकरण में सत्ता को फैलाना, शक्तियों को फैलाना, विभाजित करना। किंतु यह विकेंद्रीकरण स्थानीय इकाई कार्य न करके बल्कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत काम किया जाता है, उसके अधीन काम किया जाता है, उसके अंतर्गत काम किया जाता है। तो शक्ति दे दी गई है, लेकिन जो भी काम करेगा किसके अनुसार काम करेगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करेगा। ये सिस्टम मैं बता रहा हूँ, यूनिटी सिस्टम में बता रहा हूँ, एकात्मक प्रणाली की मैं बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इन सब की शासन प्रणाली इसी व्यवस्था पर आधारित है। देखो यहाँ शासन लिखा हो, यहाँ शासन कर लेना, शासन। देखो टाइपिंग एरर हो जाता है, सब टेक्निकल चीजें होती है। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जापान की शासन प्रणाली इसी व्यवस्था पर आधारित है। तो एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ एकात्मक प्रणाली कौन से देश में है, तो इंग्लैंड में एकात्मक प्रणाली है, फ्रांस में एकात्मक प्रणाली, और जापान की जो शासन प्रणाली है ना, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है किस प्रकार से, यूनिटी सिस्टम है या फिर फेडरल सिस्टम है या कॉन्फेडरल सिस्टम है। तो मैंने आपको इसके पिछले सेशन में बताया कि आज वर्तमान समय ऐसा कोई सा भी देश नहीं जो कॉन्फेडरल सिस्टम में आता हो, परिसंघात्मक में आता हो। जब भी होगा एकात्मक होगा या फिर संघात्मक होगा। तो एकात्मक को पूछा जाए तो इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस होगा, जापान हो जाएगा। तो इन सब की राजनीतिक प्रणाली अर्थात शासन प्रणाली कैसी है, शासन प्रणाली कैसी है, एकात्मक शासन प्रणाली है। एक राज्य, यहाँ राज शब्द हो गया, राष्ट्र संपूर्ण देश को बता रहे हैं, बोध करा रहा है। तो एक राज्य एक सरकार होती है, एकात्मक सरकार कहते हैं। एकात्मक सरकार अगर एक शब्द में, अगर एक लाइन में अगर आपको व्याख्या करनी हो तो बोलो एक राज्य एक सरकार होती है। एक राज्य अर्थात एक देश एक सरकार होगी, एक देश एक राष्ट्र एक सरकार होगी, जो केंद्र स्तर पर होगी, चाहे वो विधायिका हो जाए या कार्यपालिका हो जाए। सभी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, बात तो एक ही है। सभी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, अर्थात एक ही संस्था के पास निहित होती है, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका हो या केंद्र सरकार हो। तो एक ही सभी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, इसलिए इसे राष्ट्र हेतु समान नीतियां बनानी पड़ती है। अब देखो संपूर्ण देश का सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास है, किसी एक केंद्र सरकार के पास है, तो जो नीतियां बनाएगा, जो कानून बनाएगा, वो समान रूप से बनाएगा संपूर्ण देश पर लागू करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन एक ही सरकार करती है। देखो नीति भी बनाएगी एक ही सरकार, मतलब नीति मीन्स कानून, है ना, कानून एक ही सरकार बनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी एक ही सरकार। वहाँ कार्यपालिका विधायिका ऐसा झंझट वहाँ होता नहीं, एक ही सरकार होता है, वही कार्यपालिका होता है, वही विधायिका होता है, वही कानून बना रहा है, वही लागू कर रहा है। अर्थात विधायिका का कार्य जो कानून बनाने का कार्य होता है और कार्यपालिका का कार्य जो लागू करने का कार्य होता है, तो दोनों एक ही सरकार करती है। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक ही सरकार होती है। ऐसी प्रणाली कहाँ देखी जाती है, एकात्मक प्रणाली में, संघात्मक प्रणाली में। तो आप आंसर लगाना, एकात्मक प्रणाली में। एकात्मक प्रणाली में जो सरकार होती है उसी के पास विधायिका भी होती है और वही सरकार कार्यपालिका भी होती है। तो दोनों कार्य करते हैं, विधायिका का भी कार्य करती है और किसी कार्य करती है, विधायिका और कार्यपालिका भी कार्य करती है। अर्थात उसके पास विधायिका की शक्ति और कार्यपालिका की शक्ति, दोनों शक्ति होती है। किस सरकार के पास, एकात्मक जो प्रणाली होती है, उसमें जो सरकार होती है, केंद्र सरकार में होते हैं, तो उनके पास दोनों शक्ति होती है। तो इसका यही मतलब है नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन, है ना, इसको बोला इम्प्लीमेंट, लागू करना एक ही सरकार करती है। केंद्र व प्रांतों के मध्य, केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रांत जो बिहार यूपी जो प्रांत बोलते हैं ना, वो देखो पॉलिटी पढ़ रहा, तो पॉलिटी में उसे राज्य नहीं बोलो, उसे प्रांत बोलो। राज्य का डेफिनेशन हो जाता है संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण देश। तो ये बोला केंद्र एवं प्रांतों के मध्य मतलब बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं है। ये तो वही बात हो गया ना कि एक सरकार होगा, तो जब एक ही सरकार बोल दिया तो फिर इसमें राज्य कहां से आ गया, प्रांत कहां से आ गया, एक ही देश है, अरे एक ही राज्य है, सारी शक्ति उसी के पास है, सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तो प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कैसे हो सकता है, अर्थात विकेंद्रीकरण की वजह से केंद्रीकरण होता है। आपसे पूछा जाए कि बताओ सत्ता का या शक्ति का, सत्ता बोलो जहां पर शासन जो कर रहा है उसको बोला सत्ता, और शक्ति भी जो उसको शक्ति दी जाती है, मतलब कोई भी काम करने के लिए, नीति बनाने के लिए जो उसको पावर दी जाती है उसे शक्ति बोलते। तो देखो किस शासन प्रणाली में सत्ता का या शक्ति का विकेंद्रीकरण की वजह केंद्रीकरण पाया जाता है। बताओ शक्ति को फैलाने की वजह शक्ति को केंद्रीकृत किया जाता है, केंद्रीकरण किया जाता है। अर्थात शक्ति को फैलाने की वजह किसी एक व्यक्ति को शक्ति दी जाती है, सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास आ जाती है। किस प्रणाली में होगा, एकात्मक प्रणाली में, क्योंकि एकात्मक प्रणाली में कोई एक ही सरकार होगा, एक राज्य अर्थात एक राष्ट्र एक सरकार। तो एक सरकार केंद्र स्तर पर, जब एक ही सरकार होगा तो सारी शक्तियां उसी के पास होगा। अब जब सारी शक्तियां होगा तो उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, केंद्रीकरण, ना कि विकेंद्रीकरण। वो शक्ति फैला नहीं रहा, केंद्रीकरण कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया
कि केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि चाहेगा केंद्र सरकार अगर चाह रही है कि स्थानीय सरकार का निर्माण हो, तो स्थानीय सरकार का निर्माण होगा, लोकल बॉडी का निर्माण होगा, प्रांत सरकार का निर्माण होगा। लेकिन कार्य किसके अधीन किया जाएगा? केंद्र सरकार के अधीन किया जाएगा। उसके अनुसार कानून वहां पर पालन किया जाएगा, लागू किया जाएगा। जो भी नीतियां बनाएगा तो उससे परमिशन लेकर के, अर्थात उसके अंतर्गत रहकर, उसके दायरे में रहकर, केंद्र सरकार के दायरे में रहकर प्रांत सरकार कार्य करेगी। लेकिन जब आती है इसमें विशेषता की बात आती है, कोई एक विशेष की बात बताइए, तो विशेषता यही इसकी है कि केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जा सकता। वो तो केंद्र सरकार चाहेगी तब हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है ना, जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। केंद्र का अलग शक्ति होगा और इसका प्रांत का अलग शक्ति होगा। इस चीज का वर्णन नहीं, एकात्मक प्रणाली में इस चीज का वर्णन है ही नहीं कि केंद्र की शक्ति अलग होगी, प्रांत की शक्ति होगी, बिल्कुल वर्णन नहीं है, इसकी विशेषता ही नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार चाहेगी तो हो सकता है, उसकी मर्जी पे, मतलब उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहीं पर कह रहे हैं केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, अर्थात विकेंद्रीकरण की वजह केंद्रीकरण होता है। शक्तियों को फैलाने की वजह शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। अगर ये इसको नोट करके लिख लेना, किस शासन प्रणाली में विकेंद्रीकरण की वजह, अर्थात सत्ता का, यहाँ पर एक और शब्द लगा देगा, सत्ता का या शक्तियों का विकेंद्रीकरण की वजह केंद्रीकरण होता है। बताओ किस प्रणाली में भी संभव हो सकता है? तो एकात्मक प्रणाली में संभव हो सकता है। लेकिन अगर केंद्र चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार स्थानीय इकाई का निर्माण कर सकती है, किंतु इसे केंद्र सरकार के अनुसार कार्य योजना करनी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस प्रणाली में स्वाभाविक तौर पर ना तो संविधान का महत्व होता है और ना ही न्यायपालिका का। इसमें न्यायपालिका क्या ही है, जिसके पास कोई एक ही व्यक्ति है, उसी के पास सारी शक्तियां है, कानून भी वही बनाएगा, इंप्लीमेंट भी वही करेगा, अर्थात लागू भी वही करेगा और न्याय भी वही देगा। जो उसको कानून को नहीं मारेगा दंडित भी वही करेगा, पनिश भी वही देगा। तो इसमें संविधान का महत्व क्या होगा? निरंकुशता की ओर इशारा कर रहा है, तानाशाही की ओर इशारा कर रहा है। देखो, जिस व्यक्ति के पास कानून भी वही बना रहा है, इंप्लीमेंट भी वही कर रहा है और न्याय भी वही दे रहा है, और जो पालन नहीं कर रहा है उसको भी दंड वही दे रहा है, तो सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास आ जाएगा तो अपने आप को सम्राट समझने की कोशिश करेगा, एक राजा समझने की कोशिश करेगा, तो संविधान के दायरे में रहकर कार्य नहीं करने की कोशिश करेगा। अर्थात ऐसे सिस्टम में, एकात्मक प्रणाली में कहीं ना कहीं निरंकुशता देखने को मिलती है, तानाशाही देखने को मिलती है, डिक्टेटरशिप, इंग्लिश में बोला जाता है डिक्टेटरशिप, है ना, डिक्टेटरशिप, स्पेलिंग लिखना, निरंकुशता। ये टी है, तो जिसके पास सारी शक्तियां आ जाएगी, है ना, विधायिका की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति, अर्थात नीति निर्माण, कानून बनाने का निर्माण, कानून को लागू करवाने का कार्य, और न्यायपालिका का शक्ति। जिस व्यक्ति के पास या जिस संस्था के पास सभी शक्तियां आ जाएगी, अर्थात वो कानून भी बना रहा है, उसको लागू भी कर रहा है और न्याय भी दे रहा है, और जो कानून नहीं मान रहा उसको दंड भी दिया है ना, जो कानून नहीं मान रहा है उसको दंड भी दे रहा है। तो ये तमाम प्रकार की शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास आ जाती है, तो कहीं ना कहीं निरंकुशता देखने को मिलती है, निरंकुशता देखने को मिलती है, तानाशाही देखने को मिलता है उसमें। तो यहीं पर इसी प्रणाली में स्वाभाविक तौर पर ना तो संविधान का महत्व होता है और ना ही तो न्यायपालिका का महत्व होता है। जब सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास आपने दे दिया, तो आप किस प्रकार से कल्पना कर सकते हो कोई इंसान संविधान के दायरे में रहकर कार्य करेगा? हाँ, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, संविधान के अनुसार कार्य भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि सारी शक्ति उसी के पास आ गया। उसको रोकने वाला कौन है? शक्ति वो जो कानून बना रहा है, कानून को इंप्लीमेंट भी कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कानून को इंप्लीमेंट कर दिया कि अगर इस कानून को नहीं मानोगे तो 2 वर्ष की सजा होगी, कोई उधर से व्यक्ति आता है ना, उसका व्यक्ति उस जो शासक है वहां जो राजा है, या फिर तो कह लो जो वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, तो जो केंद्र सरकार का जो हिस्सा है, अगर उसी के कोई रिलेशन में कोई व्यक्ति अगर ये कोई पनिश करता है, उसे दंड देने योग्य होता है, तो उसको 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष की सजा देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसका रिलेशन है, उसका किसी प्रकार संबंध है, पारिवारिक संबंध है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, खुद कानून बना रहा है, खुद इंप्लीमेंट कर रहा है और खुद उसको न्याय दे रहा है और दंड भी दे रहा है। जो लोग कानून नहीं मान उसको दंड भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है एकात्मक प्रणाली में केंद्र सरकार के पास अर्थात किसी एक व्यक्ति के पास जब सारी शक्तियां दे दी जाती है, एक संस्था को सारी शक्तियां दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं निरंकुशता देखने को मिलती है, तानाशाही देखने को मिलती है। तो इस प्रणाली में स्वाभाविक तौर पर संविधान का महत्व होता है और ना ही न्यायपालिका। तो इस प्रणाली में नहीं तो संविधान का महत्व होता है, नहीं तो न्यायपालिका का महत्व होता है। एकात्मक शासन प्रणाली के लाभ देख लेते हैं। आपने तो विशेषता बता दी सर, अब उसका कुछ लाभ बताइए, जिससे कुछ अगर इस शासन प्रणाली को कोई लोग फॉलो करता है तो उसका कुछ लाभ होता होगा। देखो, इसका लाभ मुख्यतः ऐसे देशों में दिखाई पड़ता है जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल, अर्थात उनका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कम हो और जनसंख्या भी सीमित हो, वह क्षेत्र ज्यादा अधिक जातीय, अधिक
धार्मिक विविधता वाला नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये तो किताबी भाषा को मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एकात्मक प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ संभव हो सकता है। मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि एक परिवार है, उस परिवार में केवल 4 से 5 मेंबर रहते हैं, 5 मेंबर रहते हैं और 5 मेंबर में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है ना, जिनके पास आय का स्रोत है, एक व्यक्ति कमाने वाला। तो एक व्यक्ति कमाने वाला उस 5 व्यक्ति को लगभग ठीक तरीके से चला लेगा। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं किसी फैमिली में 10 से 12 मेंबर है ना, 10 से 12 सदस्य है और उसमें 10 से 12 सदस्य में केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, केवल एक ही व्यक्ति के पास आय का स्रोत है। तो बताओ ज्यादा विकास इनका होगा जिनके परिवार में 10-12 सदस्य है, कि ज्यादा विकास इनका होगा जिनके परिवार में 5 सदस्य है। समझ में आ रहा है? तो कमाने वाले एक ही व्यक्ति है, उधर भी एक व्यक्ति है, लेकिन इसमें सदस्य कम है, अर्थात जनसंख्या कम है ना, जनसंख्या कम है, खर्च कम हो गए। ठीक उसी प्रकार एकात्मक शासन प्रणाली, सरकार चलाने वाला कोई एक ही व्यक्ति केवल केंद्र स्तर पर, तो अगर क्षेत्रफल कम होगा तो अच्छे से देखभाल करेगा, अच्छे से शासन लागू करेगा, नियम कानून को लागू करेगा। लेकिन वही जनसंख्या ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो बताओ कोई एक केंद्र सरकार, एक सरकार कैसे वो अधिक जनसंख्या को देख पाएगा, कैसे बड़े क्षेत्रफल को देख पाएगा। तो कहने का मतलब एकात्मक शासन प्रणाली का लाभ मुख्यतः ऐसे देखो, मतलब इसका लाभ मुख्यतः ऐसे देखो देशों में दिखाई पड़ता है जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या भी सीमित हो, है ना, लिमिटेड उसका पॉपुलेशन हो, क्षेत्रफल भी कम होनी चाहिए और ज्यादा वहां जात मतलब अधिक जात पात नहीं होना चाहिए, जातीय विविधताएं नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए वहां। जो जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया है कि अधिक जातीय, अधिक धार्मिक विविधता वाला नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक कंट्री है ना, एक कंट्री है तो यहाँ धार्मिक विविधता पाई जा रही है, यहाँ अलग धार्मिक लोग रहते हैं, यहाँ अलग धार्मिक को मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ अलग धार्मिक, तो जो डाइवर्सिटी देखा जाता है ना रिलीजन तौर पे, धार्मिक स्तर पर जो डाइवर्सिटी देखी जाती है, जो विविधताएं देखी जाती है, अगर ये जितना ज्यादा विविधताएं हो पाई जाएगी तो शासन करने में उतनी कठिनाई महसूस होगा उन्हें। तो एकात्मक शासन प्रणाली में क्या बोला जा रहा है कि जहां धार्मिक विविधता, डाइवर्सिटी कम हो, है ना, धार्मिक विविधता जातीय रूप से या धार्मिक रूप से डाइवर्सिटी कम हो, पॉपुलेशन कम हो, क्षेत्रफल एरिया कम हो, वहां ये शासन प्रणाली अच्छे तरीके से कार्य करेगा। और देखो इंग्लैंड को देख सकते हो, वहां एकात्मक शासन प्रणाली है, तो इंग्लैंड में तो भाई जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल भी कम है। इस प्रणाली में शासन कम खर्च आते हैं। अब देखो शासन कम खर्च आते, तो कोई एक कंट्री है जहां केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, तो उसका खर्चा अलग होगा भाई। वहां जो शासन में जो व्यक्ति रहेंगे, जो मंत्री लोग रहेंगे, जो नेता लोग रहेंगे, तो उनका अलग सैलरी खर्च आएगा और जो राज्य सरकार इनका अलग खर्च आएगा। लेकिन जब बात आ जाती है एकात्मक शासन प्रणाली में, उसमें तो केंद्र स्तर पर केवल सरकार होती है, केवल सरकार तो केंद्र स्तर पर होती है, तो जो खर्चा आएगा तो केंद्र स्तर पर ही आएगा। तो कहने का मतलब संघातक प्रणाली के कंपैरिजन में, मतलब जो कंपेयर किया जाता है, तो देखो आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ा होगा, तो dy dx इसका क्या मतलब है, तो इसके कंपैरिजन में ये, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग बताइए, मतलब जो ये लकीर लिखा हुआ बड़ा है, ये छोटा है ना, और दूसरा नंबर मैं भी आपको एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखो बताओ ये जो मैंने लकीर लिखा है, ये पतला है, ये मोटा है, बोलोगे ये तो मोटा है, किस आधार पर आपने कहा, कुछ तो कंपैरिजन किया होगा। लेकिन मैं आपसे यही बोलता हूं, अब बताओ, अब ये पतला ये मोटा है, अब बोलोगे ये पतला, लेकिन कैसे आपने ये कल्पना करी, इसके पहले आपने तो बोला ये मोटा है। तो जब भी कंपैरिजन किया जाता है, इसके संबंध में कंपैरिजन किया जाता है, अर्थात ये पतला लकीर है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। लेकिन मैं और देखो मोटा कर देता हूँ। देखो अब बताओ इनमें से सबसे पतला कौन है, ये सबसे मोटा ही है, तो ये कैसे बदल गया। तो जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो देखो तो यहां जब बात आती है, कि इस प्रणाली में शासन पर कम खर्च आते हैं किसके मुकाबले, जो संघात्मक प्रणाली है, तो संघात्मक में केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है और राज्य स्तर पर भी सरकार होती है। तो राज्य सरकार इधर हो गया और केंद्र सरकार हो गया। राज्य सरकार बोले तो प्रांत सरकार, तो प्रांत सरकार में भी खर्चे आ रहे और केंद्र सरकार में भी खर्चे आ रहे, तो इसका अलग खर्चा, इसका अलग खर्चा। तो संघात्मक प्रणाली में केंद्र सरकार भी होते हैं और प्रांत सरकार भी होते हैं, अर्थात राज्य सरकार भी होते हैं। तो इन दो जगह खर्चे आते हैं, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, प्रांत स्तर पर भी, तो दो जगह खर्चे आते हैं। तो इसके मुकाबले में, अर्थात संघात्मक प्रणाली के मुकाबले में एकात्मक शासन प्रणाली में खर्चे कम आते हैं, शासन पर कम खर्चे आते हैं। तो इसके कंपेरिजन में खर्चे कम आते हैं। इसके शासनकाल में जटिलता, है ना, इसके शासनकाल में जटिलता की समस्या काफी कम रह जाती है। अब देखो जटिलता क्या करे, शासनकाल में जटिलता काफी कम रह जाती है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव नहीं करवाए जाते। देखो अब संघात्मक में देखेंगे क्या होता है कि वहां राज्य सरकार का अलग से चुनाव चल रहा है, प्रांत सरकार अर्थात राज्य सरकार का अलग से चुनाव चल रहा है, केंद्र सरकार का अलग से चुनाव चल रहा है, केंद्र सरकार का अलग से चुनाव चल रहा है और प्रांत जो राज्य सरकार उसका अलग से चुनाव चल रहा है।
जब चुनाव अलग अलग चलेंगे तो खर्चे भी ज्यादा आएंगे और समस्याएं भी बढ़ेगी, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की अलग अलग समस्याएं रहेगी। लेकिन जब आता है एकात्मक शासन प्रणाली में, तो वहां तो केवल केंद्र सरकार है, तो वहाँ खर्चे भी कम आएंगे और समस्याएं भी कम होंगे। जैसे कि यहाँ अलग चुनाव करवाओ, वहाँ अलग चुनाव करो, तो ये झंझट यहाँ नहीं देखने को मिलते एकात्मक शासन प्रणाली में। तो वो यहाँ पर कह रहा है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव नहीं कराए जाते, इसलिए खर्चे कम आते हैं और समस्याएं भी कम होती है। लेकिन ये कहाँ संभव हो पाएगा? ये वही संभव हो पाएगा जहां धार्मिक रिलेटेड है ना, धार्मिक चीजों से संबंधित विविधताएं कम हो, क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या कम हो। लेकिन जब बात आती है जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, किस चीज में डाइवर्सिटी ज्यादा है? विविधता, जातीय आधार पर और धार्मिक आधार पर। अगर डाइवर्सिटी ज्यादा है, विविधताएं ज्यादा है, तो वैसे कंडीशन में एकात्मक शासन प्रणाली संभव नहीं हो सकता। वहां संघात्मक प्रणाली ही संभव होगा। तो एकात्मक शासन प्रणाली वहां संभव बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ? जहाँ क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या कम हो। तो यही बोल रहा है कि यहाँ खर्चे कम क्यों आते? क्योंकि केंद्र और राज्यों के अलग अलग चुनाव नहीं करवाए जाते। इसमें ना तो पृथक अधिकारी तंत्र की जरूरत पड़ती है, नहीं तो अलग अलग। देखो, जब राज्य सरकार है ही नहीं, प्रांत सरकार है ही नहीं, तो इसमें क्या पृथक में से होता है अलग अलग, है ना, मतलब कि उसका अलग अलग बंटवारा करना। पृथक को ब्रैकेट में लिख लो, अलग अलग करना। तो अधिकारी तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें अलग अलग अधिकारी तंत्र की जो अधिकारी लोग बनते हैं, जैसे यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो अधिकारी बनोगे, एसडीएम बनोगे, डीएम बनोगे, आईपीएस बनोगे, एसपी बनोगे, है ना। एएसपी से एसपी बना जाता है ना, तो उससे क्या आता है? अधिकारी तंत्र। जब स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस से भी आप एसडीएम बन सकते हो, स्टेट लेवल का। उसमें भी आप पुलिस प्रशासन सेवा में जा सकते हो। तो ये लोग अधिकारी में आते हैं। तो वही बोला, अधिकारिक तंत्र मीन्स मंडल होता है, एक प्रकार से ग्रुप होता है। तो अधिकारियों का ग्रुप अधिकारी तंत्र कहलाता है ना। अधिकारियों को ग्रुप या समूह अधिकारी तंत्र कहलाता है। तो इसमें ना तो पृथक अधिकारी तंत्र की जरूरत पड़ती है और केंद्र और देखो, अधिकारी तंत्र को पृथक क्यों नहीं करती? तो जो भी अधिकारी पाई जाएगी केंद्र स्तर पर पाई जाएगी, राज्य स्तर पर नहीं। तो इन लोगों में पृथक किया ही नहीं गया, बंटवारा किया ही नहीं गया। जो भी होगा समझिए सिर्फ केंद्र स्तर पर होगा। किसमें? एकात्मक शासन प्रणाली में। तो इसमें ना तो पृथक अधिकारी तंत्र की जरूरत पड़ती है और केंद्र और राज्यों आपसी विवादों के कारण न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत सा धन और समय व्यर्थ होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, यहाँ राज्य सरकार है और यहाँ केंद्र सरकार है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो देखो, यहाँ देखो, ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कहीं कभी कभी देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, समस्या देखने को मिलता है। केंद्र सरकार कुछ नीतियां लानी चाहती है, कुछ कानून लानी चाहती है, लेकिन वो कानून राज्य सरकार कहती है ये नियम कानून हमारे राज्य में नहीं चलेगा। उस पर कुछ है ना, उस पर वीडियो करने लग जाते हैं, रोक लगाने लग जाते हैं कि ये कानून हमारे राज्य में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद देखने को मिल सकता है। लेकिन जब आता है एकात्मक शासन प्रणाली की, तो वहां तो केंद्र सरकार है, तो विवाद कहाँ होगा? जब विवाद ही नहीं होगा तो समस्या ही नहीं होगी। और जहां विवाद होगा तो विवाद का निपटारा कहाँ किया जाता है? न्यायालय में। तो न्यायालय में जाएगा तो उसका समय तो व्यर्थ होगा, है ना। धन जो आने जाने में सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए भाई, जो प्रशासन के लोग जा रहे हैं, शासन के लोग जा रहे हैं, वहां मंत्री लोग जा रहे हैं, नेता लोग जा रहे हैं, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए खर्च होंगे, अर्थात धन की खर्च होगी और समय का भी व्यर्थ होगा। तो कहने का मतलब, जहां केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो सरकारी पाई जाती है, तो इन दोनों में कभी कभी विवाद देखने को मिलता है और विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय में जाया जाता है। और जब न्यायालय में जाएंगे तो वहां समय का व्यर्थ होगा, धन की खर्च होगी। तो एकात्मक शासन प्रणाली में लाभ क्या है? तो यहाँ पर कोई विवाद देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार एक ही है, तो विवाद किससे होगा? तो विवाद नहीं होगा, अर्थात इनका न्यायालय में समय व्यर्थ नहीं होगा, धन के खर्चे नहीं होगा। तो ये इनका लाभ है। तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहती है। जब बात आती है एकता, जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता मतलब एक होने की और अखंडता होने की बात जब आती है, तो एकात्मक शासन प्रणाली में ही संभव हो पाता है। क्योंकि वहां माना जाता है कि एक सरकार है, एक सरकार सबको देख रही है, तो वहां किसी प्रकार से विवाद नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। तो वहां जब भी बोला जाता है एक सरकार, अर्थात एकता को दर्शाता है, अखंडता को दर्शाता है। तो ऐसे प्रणाली में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहती है ना। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहना ये एक संभव है? बताओ। निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली, और चौथा इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो आपको टिक लगाना है एकात्मक शासन प्रणाली में। एकात्मक देखो शब्द से क्या मतलब निकल रहा है? एकात्मक, एक मतलब एक होने की बात निकल रही है ना। एक थोड़ा देख रहा है एकात्मक शासन प्रणाली, देखो एकात्मक। अब शुरू वाला देखो एक लिखा हुआ,
तो इससे क्या मतलब दर्शा रहा है, एकता होने का दर्शा रहा है। तो इससे राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहती है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास संभव हो पाता है, संतुलित विकास। अब देखो एक सरकार है तो जो भी नियम कानून बनाएगी तो सभी के लिए एक ही नियम कानून बनाएगी, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग, उस प्रांत के लिए अलग, उस राज्य के लिए अलग। तो एक सरकार है तो ऐसा संभव कब होता है जब केंद्र सरकार है, यहाँ राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार अलग, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार अलग कानून बना रही है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार अलग से कानून बना रही है। तो वहां अलग कानून है, यहाँ अलग कानून है। तो जो भी विकास होगा तो असमान तरीके से विकास होगा, बराबर तरीके से विकास नहीं होगा। लेकिन जब एकात्मक शासन प्रणाली की जो बात कहते हैं, देखते हैं, तो वहां केवल एक ही सरकार है, तो जो भी नियम कानून बनाएगी तो एक ही कानून बनाएगी और सब पर इंप्लीमेंट करेगी, सबके लिए लागू करेगी, हर एक प्रांत के लिए लागू करेगी। तो वहां जब भी विकास होगा तो समान तरीके से विकास होगा। आई बात समझ में? तो एकात्मक शासन प्रणाली देखो इसमें क्या, इसके अलावा सभी क्षेत्र में संतुलित संतुलित बस बराबर बैलेंस डेवलप होता है। यहाँ पर संतुलित विकास संभव हो पाता है कब, जब यहाँ पर एक तरीके से, एक ही तरीके से जब इंप्लीमेंट किया जाता है नीतियों को, तो एकात्मक शासन प्रणाली में संतुलित विकास का संभव हो पाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में एकात्मक सरकार होने की वजह से निर्णय तीव्र होती है। अब देखो बात आती है, निर्णय तीव्र होती है। कोई कानून बनाती है सरकार, केंद्र सरकार, तो उसको इंप्लीमेंट करवाना है अंतिम छोर तक, तो आराम से इंप्लीमेंट हो जाएगा, बहुत आराम तरीके से लागू हो सकता है। लेकिन जब बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली की, तो मैंने आपको क्या बताया कि एकात्मक शासन प्रणाली को कंपेयर करके पढ़ना होता है। जो टीचर पढ़ाते अलग, एकात्मक प्रणाली अलग पढ़ा रहे, संघात्मक प्रणाली अलग पढ़ा रहे, तो वो सिस्टम गलत हो सकता है। कोई टीचर आप लोगों को देखो ऐसे मिलेंगे जो एकात्मक शासन प्रणाली अलग से पढ़ा रहे हैं और संघात्मक शासन प्रणाली अलग से पढ़ा रहे हैं, वो कैसे संभव हो सकता है? जब भी कंपैरिजन, जो भी कंपेयर करके पढ़ाया जाता है, तो एक साथ कंबाइन करके, एक साथ लिंक करके पढ़ाया जाता है कि इसमें क्या सिस्टम है, इसमें क्या सिस्टम है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। तो ये ही होता है उत्तम पढ़ाई। तो देखो एकात्मक प्रणाली में एकात्मक सरकार होने की वजह से निर्णय तीव्र होती है। अर्थात जब देखते हैं संघात्मक प्रणाली में, देखते हैं केंद्र सरकार यहाँ राज्य सरकार है, यहाँ कोई नियम कानून बनाया और वो ऐसा नियम कानून बनाती है कि वो नियम कानून राज्य में भी इंप्लीमेंट हो, हर एक छोर तक इंप्लीमेंट हो, हर एक प्रांत में इंप्लीमेंट हो। तो भाई जैसे देखिए इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में 28 प्रांत है, 28 राज्य है। अब केंद्र सरकार, दिल्ली में जो केंद्र सरकार है, वहां ऐसा कुछ नियम कानून बनाती है। क्या लगता है कि 28 राज्य उस नियम कानून से सहमत हो सकते हैं? 2-4 राज्य ऐसे होंगे जो विवाद करेंगे, है ना, आलोचना करेंगे कि ये नियम कानून हमारे राज्य में संभव नहीं है, लागू नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिलेगा। जब विवाद देखने को मिलेगा तो नियम कानून को लागू करते करते थोड़ा समय लग सकता है, तीव्र नहीं होगा, तीव्र मीन्स जल्दी नहीं होगा। लेकिन जब बात करते हैं एकात्मक शासन प्रणाली की, तो वहां एक ही सरकार है, तो उसको रोकने वाला कौन है? वो तो एक ही सरकार है। तो जो भी नियम कानून बनाएगा तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए बड़ा तेजी से होगा, बड़ा तीव्र से होगा। तो यही कह रहे एकात्मक शासन प्रणाली में एकात्मक सरकार होने की वजह से, एकात्मक सरकार होने की वजह से, अर्थात एक सरकार होने की वजह से, केंद्र सरकार होने की वजह से निर्णय तीव्र होती है, जो आपातकाल के लिए बेहतर साबित होता है। अब आती है आपातकाल। ये आपातकाल क्या है? आपातकाल को इंग्लिश में बोला जाता है इमरजेंसी। अगर ये शब्द नहीं पता चलता आपको, तो कुछ ऐसे इंग्लिश शब्द होते हैं ना, तो उससे समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हिंदी शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आता। तो आपातकाल अगर नहीं समझ में आता तो ब्रैकेट में लिख लेना इमरजेंसी टाइम, है इमरजेंसी टाइम। तो आपातकाल, इमरजेंसी टाइम क्या है, आपातकाल क्या है? देखो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी घटना घट जाती है, जो पड़ोसी मुल्क होता है, पड़ोसी देश होता है, वो हम पर हमला कर देता है, अटैक कर देता है। तो वैसे कंडीशन पे आपातकाल घोषणा करने की बहुत जरूरी होती है। उससे में हमारा पूरा ध्यान रहता है, पूरा हमारा फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से युद्ध को शांत करो, है ना, इस युद्ध को टालो या इसका निपटारा करो। अगर निपटारा नहीं करेंगे तो फिर हमारे राज्य के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे पूरा संपूर्ण देश के लिए वो क्षति पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमारा तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, देश सर्वोपरि होनी चाहिए। जब राष्ट्र ही सेफ नहीं होगा तो हम किस प्रकार से कल्पना करेंगे यहाँ जनता, यहाँ पब्लिक आराम से सुख चैन से रह सकते हैं? भाई बॉर्डर पर आर्मी लोग है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, वो क्या कर रही है? वो लोग वही तो कर रही है, बॉर्डर की सेफ्टी कर रही है, हमारे मुल्क का, हमारे राष्ट्र का सेफ्टी कर रही है। तो जब आती है आपातकाल की, इमरजेंसी टाइम की, जो भी कोई मुल्क, एक एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। आपातकाल बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन जब बात आती है जब कोई मुल्क पर, है ना, कोई विदेशी मुल्क, है ना, आपस में जो विदेशी मुल्क है, जो आसपास जो पड़ोसी देश रहेंगे, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपना पड़ोसी देश है, चाइना है, पाकिस्तान है, अगर ये लोग ऐसे तरीके से गंभीर तरीके से अगर हमला करते हैं, अटैक करते हैं भारत पर, तो राष्ट्रपति महोदय को अगर ऐसा लग जाएगा कि अब आपातकाल घोषणा कर देनी चाहिए, इमरजेंसी टाइम घोषणा कर देनी चाहिए। याद रखना, आपातकाल कौन घोषणा करता है, इमरजेंसी कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति महोदय। नोट करके लिख लेना कि इमरजेंसी कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति महोदय। तो ऐसा घटना घट सकता है कि अगर इमरजेंसी घोषित करने का समय आ गया, अब देखो इमरजेंसी के समय क्या होता है ना, अब इमरजेंसी घोषित कर दिया, अगर राष्ट्रपति ऐसे नियम कानून बना रही है ना, उनका तो पूरा फोकस तो कहां पर है? उस युद्ध पर, इस युद्ध को शांत करना है, टालना है। तो वैसे कंडीशन में सारी शक्तियां किसको दे दी जाती है? केंद्र सरकार को दे दी जाती है। वो इसलिए ताकि सारा डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी ऐसा नीति अगर बना रही है, अब पता चला कि केंद्र सरकार इस तरीके से डिसीजन ले रही है और कोई ऐसा प्रांत है, कोई ऐसा राज्य है, वो मान ही नहीं रही है,
कि हम ऐसा डिसीजन मानेंगे ही नहीं, वो अलग से विवाद कर रही है। तो वैसे कंडीशन में देखने को मिलता है कि आपातकाल बहुत खतरा साबित हो सकता है। तो आपातकाल के समय एकात्मक होना मतलब सरकार किसी एक के पास शक्ति होना, एक सरकार के पास शक्ति होना, सारी शक्ति किसी एक सरकार के पास होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब एकात्मक शासन प्रणाली में आपातकाल के लिए बेहतर साबित होता है। एकात्मक शासन प्रणाली में क्योंकि एक ही सरकार है, डिसीजन लेगा, उसको किसी प्रकार से विवाद नहीं होगा, वो आराम से डिसीजन को लागू कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। तो आपातकाल का समय, इमरजेंसी टाइम के समय बेहतर साबित होता है। कौन सा प्रणाली? मतलब एकात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली और परिसंघात। परिसंघात तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ऑप्शन में आ सकता है, विकल्प में आ सकता है। तो मतलब आपातकाल समय के लिए बेहतर साबित हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा शासन प्रणाली के लिए बात की जा रही है? एकात्मक, संघात्मक या परिसंघात्मक? बताओ। तो एकात्मक शासन प्रणाली के लिए, एकात्मक शासन प्रणाली में आपातकाल के लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन नोट करके लिख लेना, भारत तो संघात्मक है ना, भारत तो संघात्मक शासन प्रणाली को फॉलो करता है। लेकिन नोट में कर लेना, मैंने आपको क्या बताया था, भारत संघात्मक होते हुए कहीं कहीं पर अर्धसंघात्मक रूप से देखा जाता है। संघात्मक है लेकिन अर्धसंघात्मक रूप से देखा जाता है। जब बात आती है इमरजेंसी टाइम, जब भारत पर इमरजेंसी आ जाती है तो राष्ट्रपति महोदय आते हैं और बोलते हैं कि इमरजेंसी आपातकाल घोषणा की जाती है, इमरजेंसी टाइम घोषणा की जाती है। तो उस समय सारी शक्तियां, राज्य की सारी शक्तियां, राज्य के संपूर्ण राज्य की 28 राज्य की सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी जाती है और जो भी डिसीजन लेंगे वो सब पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसीलिए भारत सरकार संघात्मक होते हुए भी, भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी कहीं कहीं अर्धसंघात्मक रूप से देखा जा सकता है। तो प्रश्न उठता है जैसे कि एकात्मक शासन प्रणाली में आपातकाल के लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन भारत में तो शासन प्रणाली है, जब इमरजेंसी घटना घट जाएगा तो फिर विवाद हो सकता है। नहीं, विवाद नहीं होगा। संविधान कितनी खूबसूरती से बाबा साहब ने बनाया है, इसको थोड़ा कल्पना कीजिए। संघात्मक होते हुए अर्धसंघात्मक है। अगर इमरजेंसी घटना घट जाएगा तो उस समय सारी शक्तियां, संविधान में ये वर्णन, जब मैं अनुच्छेद बताऊंगा तो मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। संविधान की खूबसूरती देखो, संघात्मक होते हुए अर्धसंघात्मक है। जब ऐसा समय आ जाएगा, जब इमरजेंसी आ जाएगी, तो राष्ट्रपति महोदय इन फ्रंट आकर के आपको घोषणा करेंगे कि अब आज से आपातकाल की घोषणा की जाती है, अभी से आपातकाल की घोषणा की जाती है, इमरजेंसी टाइम घोषित किया जाता है। और उसी वक्त से पूरे राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार को दे दी जाती है, क्योंकि जो भी इंप्लीमेंट करेगा, जो भी डिसीजन देंगे, उस सब पर लागू हो सके बड़े आसानी तरीके से, ताकि किसी भी प्रकार से विवाद ना हो, अड़चन ना आए। तो शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली में यह खूबसूरती देखने को मिलती है कि आपातकाल के लिए बेहतर साबित हो सकता है। कौन सा शासन प्रणाली? एकात्मक शासन प्रणाली। कि ये भारत में संभव है? जहाँ भारत में भी संभव है। संघात्मक होते हुए अर्धसंघात्मक है। वो इसलिए कि जब इमरजेंसी समय आता है तो वैसे समय में एकात्मक शासन प्रणाली में बदल जाता है। तो एकात्मक शासन प्रणाली में एकल नागरिकता पाई जाती है। यहाँ नोट करके लिख लेना, भारत संघात्मक होते हुए अर्धसंघात्मक का कार्य करती है। अर्थात जब इमरजेंसी आती है तो वैसे स्थिति में भारत की जो शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली में बदलते हुए देखा जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत संघात्मक होते हुए अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है। डेफिनेशन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ इसको व्याख्या करो कि भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है, क्यों? इसको विवेचना करें, व्याख्या करें। इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हो कि संघात्मक राज्य सरकार होता है और केंद्र सरकार होता है और राज्य सरकार होता है। लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में अगर दो सरकारें रहेगी तो कोई भी केंद्र सरकार कोई डिसीजन देगी तो राज्य सरकार कुछ विवाद हो जाएगा राज्य सरकार से या कुछ अड़चन आएगी। तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय इन फ्रंट आकर के, सामने आकर के, पूरे देशवासियों को सामने आकर के ये घोषणा करते हैं कि आज से, अभी से आपातकाल की घोषणा की जाती है, इमरजेंसी टाइम की घोषणा की जाती है। उसी वक्त से सत्ता का सारी शक्तियां, अर्थात राज्यों की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास चली जाती है, अर्थात केंद्र सरकार के पास शक्ति चली जाती है। तो वैसे कंडीशन में हम देख सकते हैं कि भारत संघात्मक शासन प्रणाली से एकात्मक शासन प्रणाली में बदल जाता है। इसी को हम बोल सकते हैं, इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी अर्धसंघात्मक प्रणाली है। और एकात्मक शासन प्रणाली में एक एकल नागरिकता पाई जाती है, इससे एकता की भावना प्रबल होती है। देखो एकात्मक शासन प्रणाली में क्या कह रहा है, एकात्मक शासन प्रणाली में एकल नागरिकता होती है, अर्थात उस देश की नागरिक होती है, उस कंट्री के नागरिक होती है। अब देखो आप लोगों से अगर पूछा जाए, जैसे कि आप लोग, आपका मूल निवासी, भारत के मूल निवासी हो, आप कभी बोलते हो कि मैं बिहार का निवासी हूँ या मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ? सॉरी, मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखो एकात्मक शासन प्रणाली में एकल नागरिकता पाई जाती है, इससे एकता का भावना प्रबल होता है। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि एकात्मक शासन प्रणाली में एकल नागरिकता पाई जाती है। ये एकल नागरिकता क्या है? देखो आप लोग भारत कंट्री में रहते हो, भारत देश में रहते हो, कभी आपने ये बोला है कि मैं भारत का नागरिक हूँ? ये तो आप लोगों ने सुना ही हो कि मैं भारत का नागरिक हूँ। आप लोगों ने कभी बोला कि मैं बिहार का नागरिक हूँ या मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ या मैं राजस्थान का नागरिक हूँ या मैं झारखंड का नागरिक? कभी आप लोगों ने सुना है किसी से बोलते हुए? तो जब भी नागरिक बोला जाता है कि मैं भारत का निवासी हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ,
कहने का मतलब यहाँ जो नागरिकता पाई जाती है एकात्मक शासन प्रणाली में, जो नागरिकता पाई जाती है एकल नागरिकता पाई जाती है, अर्थात उस राज्य का नहीं उस संपूर्ण का नागरिक बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया है ना, इंडिया, तो इंडिया हिंदी में भारत ही बोलते हैं। तो यहाँ जो नागरिक रहेंगे, जो वहां जनता रहेगी, वहां केवल बोला जाएगा कि भारत के नागरिक है, बिहार का नागरिक नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं, झारखंड का नागरिक नहीं, पंजाब का नागरिक नहीं, किसका नागरिक, भारत का नागरिक, अर्थात एकल नागरिकता पाई जाती है। लेकिन जस्ट हम देखते हैं अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में दो ही नागरिक पाई जाती है, कैसे दोहरी नागरिक पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है अमेरिका में। वहां राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये अमेरिका का ये क्षेत्रफल है, एरिया है, एग्जाम्पल के समझने की कोशिश कीजिए, अमेरिका का नक्शा, इसमें अमेरिका का भी नागरिक होता है, अमेरिका का नागरिक, वहां क्योंकि दोहरी नागरिक पाई जाती है, तो उस देश का भी नागरिक है और उस राज्य का भी नागरिक है। फॉर एग्जाम्पल एक वाई नाम का एक राज्य है ना, वाई नाम का एक राज्य है, तो वो जो व्यक्ति वहां है तो बोलेगा कि मैं वाई राज्य का भी नागरिक हूं और अमेरिका देश का भी नागरिक हूं, वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है। यहाँ नोट करके लिख लेना कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात उस देश का भी नागरिक होता है और उस राज्य का भी नागरिक होता है। लेकिन ये कहां संभव हो सकता है, ये संभव होगा संघात्मक शासन प्रणाली में। संघात्मक शासन, यहाँ नोट करके लिखना, देखो एकात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता पाई जाती है, इससे एकता की भावना प्रबल होती है। यहाँ नोट करके लिख लेना कि संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात दो नागरिकता पाई जाती है। यहाँ नोट करके लिखना, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना, ये एग्जाम्पल उसके बाद लिख लेना, यहाँ पहले नोट करके लिखना कि संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात उस देश के भी नागरिक होता है और उस राज्य के भी, जहां वो राज्य जिस राज्य में वो रह रहा है उस देश का भी नागरिक होगा और उस राज्य का भी नागरिक होगा। कहां संभव है, संघात्मक शासन प्रणाली में संभव है। ये नोट करके लिख लेना और हाईलाइट करके लिख लेना, स्टार लगा लेना कि किस शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता संभव है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। किस शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन जब बात करते हैं, अब देखो दोहरी नागरिकता है तो इसमें समस्या क्या आएगी, समझ देखो, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे या किसी भी तरह से काम करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो वो अलग नागरिक है। जैसे एक्स नाम का कोई राज्य और जेड नाम के कोई राज्य में जाएगा तो क्या बोलेगा, यहाँ से व्यक्ति क्या बोलेगा कि मैं वाई राज्य का नागरिक हूँ और जेड राज्य का नागरिक है। तो इसमें असमानताओं देखने को मिलेगा, यहाँ पर विभिन्नताएं देखने को मिलेगा, भाई तुम अलग नागरिक हो मैं अलग नागरिक हूँ। तो हाँ एकता है ना, क्या बोल रहा है, भावना प्रबल होती है, किसकी, एकता की भावना प्रबल होती है। तो क्या एकता देखने को मिल रहा है, यूनाइटी देखने को मिल रहा है, यहाँ एकता देखने को मिल ही नहीं रहा है। यहाँ बोल रहा है कि एक्स राज्य का मैं नागरिक हूँ और जैसे दूसरे राज्य में जाता है तो बोलता है मैं जेड राज्य का नागरिक हूँ। ये कहाँ है, ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। और ये कहाँ संभव होता है, किस शासन प्रणाली में, तो संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में तो संघात्मक शासन प्रणाली है, भारत की शासन प्रणाली कैसी है, संघात्मक शासन प्रणाली। देखो यहाँ मैं दूसरी खूबसूरती दिखा रहा हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान बनाकर रेडी किया है उसकी मैं दूसरी खूबसूरती बता रहा हूँ। अगर भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को होते हुए अगर दोहरी नागरिकता पाई जाती तो यहाँ एकता नहीं दिखता, यूनाइटी नहीं दिखती, यहाँ एकता की कमी दिखती। तो बाबा साहब ने क्या किया, एक अपवाद, एक एक्सेप्शन जोड़ दिया, एक अपवाद की श्रेणी में जोड़ दिया कि भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी एक हरी नागरिकता पाई जाएगी। आई बात समझ में, यहाँ खूबसूरती दिखी कि नहीं दिखी आपको संविधान की। अगर दोहरी नागरिकता पाई जाएगी तो जैसे हम लोग बिहार से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होंगे या बिहार से झारखंड जाएंगे या बिहार से राजस्थान जाएंगे या बिहार से किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो क्या बोला जाएगा कि तुम दूसरे अलग राज्य का नागरिक हो। अरे जैसे जापान से कोई, अमेरिका से कोई आता है व्यक्ति तो बोले कि जापानीज नागरिक है ना, वहां का सिटीजन है, अमेरिका का नागरिक है। तो कितना थोड़ा मतलब अलग अलग देखने, विभिन्नता नहीं देखने को मिलती है, आपको असमानता नहीं देखने को मिलती है। वो अलग राज्य का, वो अलग देश का नागरिक है, तो वैसे ही असमानता देखने को मिलता है, एकता देखने की भावना नहीं दिखती वहां पर। तो बाबा साहब ने, जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या खूबसूरती बनाई संविधान, संघात्मक होते हुए एक हरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है दोस्त, संघात्मक शासन प्रणाली की ये विशेषता है कि वहां दोहरी नागरिकता पाई जाएगी। लेकिन भारत एक्सेप्शन है, अपवाद की श्रेणी में आता है कि भारत संघात्मक होते हुए भी एक हरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में कौन सी प्रणाली, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, इसीलिए वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है। वहां एक्सेप्शन नहीं है, वहां अपवाद नहीं है, वहां अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है। इसलिए वहां राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी नागरिक होता है।
लेकिन जब बात आती है भारत की, तो भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए एक हरी नागरिकता, अर्थात उस राज्य का नागरिक नहीं है, उस देश का नागरिक है, इसलिए हम कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। आप लोग कुछ फॉर्म भरते होंगे तो वहां पूछा जाता है कि आप नागरिकता अब लिखिए, तो नागरिकता क्या लिखते हो? भारतीय लिखते हो, ना कि आप बिहारी लिखते हो, ना कि उत्तर प्रदेश लिखते हो, ना ही तो झारखंडी लिखते हो, आप क्या लिखते हो? तो वो फॉर्म भरने में आप क्या लिखते हो? नागरिकता आपकी कैसी? आपकी नागरिकता भारतीय है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारा फॉर्म भरा होगा, वैकेंसी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो नागरिकता वहां से पूछता है, सिटीजन पूछता है, तो इंग्लिश में लिखते हो इंडियन, हिंदी में लिखते हो भारतीय। तो यहाँ नोट करके लिख लेना पहले, उसके बाद ही एग्जाम्पल देना। तो यहाँ नोट करके लिखना कि संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन अपवाद करके लिख लेना नीचे, संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अपवाद भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी एक गहरी नागरिकता पाई जाती है। नोट दूसरा, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है। पहले यहां लिख लेना, यहाँ पॉइंट करके लिख लेना कि संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अपवाद नोट लिखना, उसके बाद अपवाद भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी एक हरी नागरिकता है। फिर दूसरा लिखना, नोट करके दूसरा लिखना, अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली है, इसीलिए वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है। आई बात समझ? अब जहां पर एकता होगा, है ना, जिसके शासन प्रणाली में एकल नागरिकता पाई जाएगी, एक नागरिकता पाई जाएगी, तो वहां एकता दिखाई पड़ेगा। इसलिए भारत में एकता, एक हरी नागरिकता है, एकता देखने को मिलता है। तो जैसे ही मैं संविधान आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, इसके हर एक पॉइंट पर, हर एक स्तर पर मैं आपको इसके भारतीय संविधान की क्या खूबसूरती है मैं आपको दिखाऊंगा। तो अमेरिका में ये चीज नहीं है, भारत में से वर्णन है। तो संघात्मक होते हुए भी असंघात्मक किस लिए? मैंने बताया कि अगर इतना ही करना था तो एकात्मक शासन प्रणाली को भारत को फॉलो कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने क्या बताया कि भारत कुछ ऐसे राज्य है जिनकी जनसंख्या कई देशों से ज्यादा है। सोचो, एक तरफ देश की जनसंख्या, एक तरफ केवल राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, तो भारत में संभव ही नहीं हो सकता कि एकात्मक शासन प्रणाली को फॉलो करे। उनका भारत का क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो इस आधार पर भारत संघात्मक शासन प्रणाली है। बोलोगे तब सर एकात्मक शासन प्रणाली में इतनी खूबसूरती है तो भारत को एकात्मक शासन प्रणाली हो जानी चाहिए। जी नहीं, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या इतने है कि हम दो हमारे होने दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सिद्धांत ही नहीं बनता है, हम दो हमारे होने दो। तो यहाँ इतनी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखो, अब डाटा उठा करके देखो, कनाडा जो देश है, कनाडा एक देश है, उसकी जनसंख्या से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि भारत जो शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली हो ही नहीं सकती, इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एकात्मक शासन प्रणाली कुछ खामियां देख लेते, अभी अपने लाभ तो देख लिया, इससे क्या लाभ होता है लाभ देख लिया, अब कुछ कमियां देख लेते, कुछ हानियां देख लेते। अगर एकात्मक शासन प्रणाली है तो क्या कमियां होगी, क्या हानि होगी? तो इस शासन प्रणाली में सरकार ज्यादा व्यापक नहीं होती, अर्थात उनकी दृष्टि हर एक छोर तक नहीं पहुंच पाती, हर एक प्रांत तक नहीं हो पाती। तो देखो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर केंद्र सरकार यहाँ है तो यहाँ उनकी दृष्टि नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है इस शासन प्रणाली में सरकार के ज्यादा व्यापक नहीं होते, अर्थात सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, उनका देखभाल नहीं हो पाता। बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या वाले, विविधता वाले देश में ये संभव बिल्कुल नहीं है। जिनकी विविधता ज्यादा है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, जिनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, विविधता ज्यादा है, धार्मिक स्तर पर या जातीय स्तर पर विविधता ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो वैसे कंडीशन में, वैसे देशों के लिए ये शासन प्रणाली संभव नहीं है। इसमें निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। जब किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक संस्था के पास सारी शक्तियां दे दी जाती है, केंद्र सरकार बना दिया जाता है सारी शक्ति उसे दे करके, तो निरंकुशता की संभावना बनी रहती है, अर्थात वो व्यक्ति तानाशाही बन सकता है। इसलिए कुछ देशों में एकात्मक प्रणाली है लेकिन वहां संविधानवाद नहीं है, अर्थात वो तानाशाही की ओर आगे बढ़ गया, है ना, वो निरंकुश हो गया। एकात्मक शासन प्रणाली था लेकिन वो संविधान था, धीरे 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 वो तानाशाही में बदल दिया। अब जैसे तानाशाही में बदलेगा तो अपने अपने वचन से काम करेगा, बोलेगा मेरा वचन ही मेरा शासन है, जो मैंने बोल दिया वही एक संविधान है, वही एक कानून है। तो वहां तानाशाही चलने लगेगा, जहां तानाशाही चलेगा वहां संविधान के अनुसार थोड़ी ना काम किया जाएगा, संविधान के दायरे में थोड़ी ना काम किया जाएगा, अर्थात वहां संविधानवाद की कमी दिखाई देगी। कहाँ? एकात्मक शासन प्रणाली में। जैसे उत्तरी कोरिया भाई सबसे अपवाद की श्रेणी में है। सबसे ज्यादा तानाशाही कहाँ पाया जाता है? हिटलर माना जाता है जो नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है। तो उत्तरी कोरिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और रूस हो जाएगा। एग्जाम्पल करके लिख लेना कि एकात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी वहां संविधानवाद नहीं है, अर्थात वहां तानाशाही, निरंकुशता फैली हुई है। कुछ एकात्मक शासन प्रणाली देशों में लिखित संविधान नहीं है, जैसे ब्रिटेन एकात्मक शासन प्रणाली है, नो डाउट। ब्रिटेन एक एकात्मक शासन प्रणाली है, केवल केंद्र सरकार पर, प्रांत सरकार नहीं है, केवल केंद्र स्तर पर ही सरकार है। ब्रिटेन में केवल केंद्र सरकार होते हैं, राज्य सरकार नहीं है। इसलिए वहां एकात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी वो लिखित संविधान नहीं है, वह संविधान ही नहीं है, लेकिन संविधानवाद है।
एकात्मक शासन प्रणाली होते हुए वहां संविधानवाद है। संविधान के दायरे में क्या काम किया जाता है वहां पर, ये एक्सेप्शन है कि ब्रिटेन ब्रिटेन लिखित संविधान ना होते हुए भी वहां संविधानवाद है। मैंने आपको तो पहले ही बताया था कि ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जहाँ संविधान ही नहीं है लेकिन संविधानवाद है, संविधान के दायरे में क्या काम किया जाता है। और एकात्मक शासन प्रणाली, तो ब्रिटेन में कैसा शासन प्रणाली, तो एकात्मक शासन प्रणाली है और वहां लिखित संविधान नहीं है जैसे ब्रिटेन। अब बात आती है संघात्मक शासन प्रणाली। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो सेशन काफी लंबा हो गया होगा, तो मिलते हैं अगले दिन। आज तक इतना ही, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो आप इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लेना, इसको नोट करके लिख लेना, संघात्मक अविनाशी राज्यों का विनाशी। क्या कोई बात नहीं, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।